मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम गत वीडियो में संधि पर बात कर रहे थे। हमने दीर्घ संधि पर बात की, फिर हमने गुण संधि पर बात की और उसके बाद वृद्धि संधि पर बात की। तो आज हम संधि भाग 6 पर बात करेंगे और इसके अंतर्गत हम यण संधि पर बात करेंगे। तो कल भी हमने जिक्र किया था कि यण संधि हमारी बहुत महत्वपूर्ण संधि है और हमारी अधिकांश शब्दावली इस संधि के अंतर्गत समाहित है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे साथ ध्यानपूर्वक जुड़िए, ताकि हम जब इसके नियम कायदों पर बात करें, इसके शब्द विधान पर बात करें, तो हमारी समझ ठीक बन सके। तो सबसे पहले हम जब यण संधि की बात करते हैं तो ये अचानक से अलग से नाम आ जाता है। वृद्धि में हमने समझ लिया कि ऐ और औ वृद्धि है। गुण के लिए हमने वो 3 ए ओ और गुण है। और दीर्घ संधि जो बात की थी तो उसमें जो सजातीय स्वर होते हैं उनका दीर्घ रूप है। यहाँ यण मतलब यहाँ एक तरह से जो विकार होगा वो विकार का रूप है, वो स्वर का नहीं होगा। वो विकार होगा य का, व का और र का। तभी तो हमने जब बात की थी अंतःस्थ वर्णों की, तब आपसे कहा था कि जो अंतःस्थ वर्ण अर्ध स्वर कहलाते हैं। ये अर्ध स्वर इसीलिए कहलाते हैं कि हम जब स्वर संधि करते हैं तो स्वर संधि में जो यण संधि है और उसमें जो विकार आता है वो विकार का रूप है य, व और र। अब पहले तो विकार से पहले हम बात करें कि इसको यण क्यों कहते हैं। हमने वहीं पीछे चलना पड़ेगा माहेश्वर सूत्र में, ऐ ऊण री लिख वहीं। तो उसमें जो 5वां और 6ठा सूत्र है, 14 सूत्र है, उसमें जो 5वां सूत्र है वो है ह, य, व, र, ट और 6ठा सूत्र है लण। माहेश्वर सूत्र का नियम है कि जहाँ से हम शुरू करते हैं और अंतिम अक्षर जब लिखते हैं, कौन सा, हल वाला, तो उसके बीच में जो भी स्वर सहित जो वर्ण आ जाते हैं उनको उस सूत्र के अंतर्गत समाहित किया जाता है। आप पुनः सुन लीजिए कि जो हम जैसे य ण, अब आप देखिए य, व, र। अब ट के नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है, हलंत है, इसलिए इसको नहीं गिनेंगे। ल को गिनेंगे और हण हलन चिन्ह है। अब यण का मतलब ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। तो ये जो 4 वर्ण हैं, ये 4 जो अर्ध स्वर है, 4 जो अंतस्थ है, इनको ही यण कहा जाता है। ये इस बात को आप ध्यानपूर्वक अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लें कि यण क्या है, य, व, र, ल। चूँकि री हमारी हिंदी भाषा में स्वर के रूप में स्वीकृत नहीं है, उससे बनने वाले शब्द भी हिंदी में प्रचलित नहीं है, इसलिए इस लय को हम इस यण में शामिल नहीं करते। यण में शामिल जरूर करते हैं, परंतु जब हमारे पास इस संधि के अंतर्गत विकार आएगा तब ये लकार नहीं आएगा, ये ल नहीं आएगा। तो अब हमने जब बात की थी संधि की, तब मैंने 2 बात कही थी कि संधि किसका नाम है, संधि मेल का नाम और विकार का नाम है। अब आपके सामने ये तो स्पष्ट हो गया कि इसको हम यण क्यों कहते हैं। यण का मतलब है य, व, र, ल। और हमारे यहाँ इनको 3 वर्ण आएंगे, य, व, र और ये ल नहीं आएगा,
और इनका ह्रस्व रूप आएगा। इन्हीं को हम यण कहते हैं। अब कैसे विकार आता है उसको आप ध्यान से देखना कि अभी हमने क्या किया था कि अ को अपने स्वरूप में मिलाया, ई को मिला लिया, उ को मिला लिया, फिर अ के सामने पीछे जो 3 बचे थे, ई को मिला लिया, उ को मिला लिया, री को मिला लिया, तब हो गई थी गुण संधि। फिर पीछे जो 4 स्वयं स्वर थे उनको भी आ के साथ मिला लिया, तो आ का तो काम पूरा हो गया, उसके साथ साथ सभी स्वर मिल गए। अब इधर क्या रह गया, ई, दीर्घ ई, और इसके सामने कोई भी स्वर आ जाए, किसको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर, इसलिए लिखते हैं असमान स्वर। यहां असमान का मतलब क्या है कि ई और ई नहीं। ये क्यों नहीं? क्योंकि ये जब आएंगे तब दीर्घ संधि बन जाएगी। तो हम अभी बात कर रहे हैं यण संधि की। तो जब ई और ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, उसके सामने ई ना करके अन्य कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, यह बनेगा। ई का बदलाव यह में होगा। अब उ और उ के सामने दीर्घ उ चाहे ह्रस्व उ, उसके सामने वही बात, ये असमान स्वर आ जाए, उ न आए, क्या नहीं आए, उ और उ नहीं आए, ये आएंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ संधि बन जाएगी। तो ये नहीं आए तो क्या यहाँ बदलाव क्या आएगा, व का। उसी प्रकार री, अब वो दीर्घ ई री है नहीं तो एक ही री रखेंगे, और इसके सामने कोई भी असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर का तात्पर्य वही, री नहीं आए, क्यों, जैसे री आएगी तो वही बात हो जाएगी, दीर्घ संधि बन जाएगी। तो ये यहाँ क्या आएगा, ये रा में बदल जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ई के सामने अगर असमान स्वर आता है तो यह में बदलता है, उ के सामने आता है तो वह में बदलता है, और री स्वर के सामने कोई असमान स्वर आता है तो वह र में बदलता है। अब इसी को यण कहते हैं। ये मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया, ठीक है। आप किसी प्रकार को से कंफ्यूज मत होना, किसी प्रकार से भ्रम में मत रहना। ये देखो, य, व और र, ये तीनों मिलकर यण बनते हैं। इनको ही हम यण संधि कहते हैं। विकार के नाम पर इस संधि का नाम पड़ा हुआ है। अब आप देखिए कि अन्य संधियों में और इस संधि में क्या फ़र्क है। थोड़ा सा फर्क है। अभी जो तीनों संधि बात की थी और इस संधि में जो बात करेंगे तो फ़र्क, मामूली सा फ़र्क है। वह फ़र्क क्या है वह आप नोट करना। अभी जब हम दूसरी संधियों की बात कर रहे थे तब विकार दोनों जगह हो रहा था। कहाँ हो रहा था कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है और जो अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण है वो दोनों जब मिलते थे और दोनों का रूप जुड़ करके अलग बनता था। जैसे मान लो पुस्तकालय शब्द है, मान लो ये पुस्तक और ये धन आलय, आलय कहते हैं जगह को। तो यहाँ अ था और यहाँ आ था, इन दोनों को मिलाया विकार क्या बना था, आ। ठीक है, तब ये हुई थी दीर्घ संधि। परंतु यण संधि में क्या होगा, जैसे यदि, श्वेत पट पर ध्यान देना, यदि और अपि ये शब्द है। तो अब विकार आपका केवल प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आएगा। जैसे अब ये यदि है तो य और द, ई के साथ बदलाव आएगा तो ई के जगह क्या आ जाएगा, य। क्या आएगा,
कौन सा, ये आएगा। अब जो अ है वो यहाँ आ गया, ये बदलेगा नहीं, ये यहीं रहेगा। विकार केवल यहाँ आना है और पी ऐसे लिख दो। अब इसको साथ लिखते हैं तो यद्य, ये पूरा हो जाएगा, यह के साथ आ लगाएगा, यह पूरा हो गया, ये पी बन गया। समझ रहे हैं? एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे हमने दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे नी धन उ न, ये है। अब आप देखेंगे कि यहां कोई बदलाव नहीं आएगा, ये तो ऊ का ऊ ही रहेगा। बदलाव क्या आएगा? यहां आएगा। ये क्या आएगा? ये आधा न रह गया। ये ई की मात्रा है वो किस में बदल गई? ये में बदल गई। और ऊ रह गया और न आ गया। अब इसका संधि करेंगे तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा। इस ऊन को कहते हैं, अधूरे को कहते हैं। तो बिल्कुल ही अधूरा हो, बिल्कुल ही कम हो, उसके लिए न्यून शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ ध्यान ये रखना है कि इसमें जो प्रथम शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण जो स्वर है वही य व र में बदलेगा, और उसके जो सामने जो भी स्वर आएगा वह उस य व र के साथ मिलकर मात्रा बन जाएगा। जैसे अब ये ऊ आया था तो यहाँ ऊ क्या बन गया? ये मात्रा बन गया। अब कैसे बन गया? मात्रा कैसे बनती है? स्वर का बदलाव कैसे होता है? अगर आपने ये पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वर्ण विचार वाले मेरे वीडियो देख सकते हैं। उसके अंतर्गत अच्छी तरह से समझाया गया है कि स्वर मात्रा के रूप में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ परिवर्तन केवल किस में होता है? विकार किस में होता है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। इसको नोट भी कर लें, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में विकार होता है। ये तीनों संधियों से भिन्न बात है, इसलिए मैंने यहाँ स्पष्ट रूप से श्वेत पट पर लिखी है और आपको बताई भी है। यह समझ बनाने के बाद अच्छी तरह से हम आगे चलते हैं इसके उदाहरणों पर। उदाहरणों से हम अपने नियमों की और पुष्टि करेंगे, बार बार पुष्टि करेंगे, तब हमारे समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार इसमें विकार आता है। तो आप पहला उदाहरण देखिए। इसमें उदाहरण वही लेंगे जो हमारे भाषा में प्रचलित है, क्योंकि संस्कृत में इसके उदाहरण बहुत अधिक प्रचलित में है। बाकी उन उदाहरणों का यहाँ लिखा जाना कोई ज़्यादा सटीक नहीं है। तो केवल हम उन्हीं उदाहरणों पर बात करेंगे जो हमारी भाषा में प्रचलित है। तो पहले हम वहीं से बात करते हैं, ई धन अ। अब देखिए ई किस में बदलेगा? व में या य में? य में बदलेगा। तो ये आ लग गया साथ में, तो ये क्या बन जाएगा? य। अब इसका उदाहरण देख सकते हैं आप, अति धन अंत। अब देख लीजिए ये यहाँ त रह गया और ई के साथ विकार क्या आएगा? ये का, फिर ये ए जुड़ जाएगा, तो शब्द क्या बना? अत्यंत। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, ये मिटा रहा हूं। परिधन अवेक्षक। अवेक्षक देखने वाले को कहते हैं। इसका संधि करेंगे तो पर्यवेक्षक। देखिए यहाँ
बहुत रोचक बात है कि एक ही शब्द से हम कई संधियों को एक साथ साध सकते हैं। ये मैंने बताया था, जो संस्कृत में इक्ष धातु है, तो जब हमने दीर्घ संधि की थी तब ये संधि की थी, देखो, परि और धन इच्छा, तो फिर क्या शब्द बन गया था, ये परीक्षा, यहाँ दीर्घ संधि हो गई। जब अवेक्षक शब्द है, इसका भी संधि करेंगे तब क्या होगा, अव धन इक्षक। अब देखो अ और ई आता है तो क्या बनता है, गुण संधि होती है, ये अवेक्षक बन गया। गौर करना, यहाँ बहुत से विद्यार्थी गलती करते हैं। तो परीक्षा में दीर्घ संधि हो गई, यहाँ कौन सी हुई, गुण संधि हो गई, और जैसे ही अवेक्षक के आगे परि लगाया तो ये संधि कौन सी हो गई, यण संधि। यण और दीर्घ, और यहाँ संधि कौन सी हुई थी, गुण संधि। एक साथ तीन संधि होती है। विक्षक भी होता है, वि धन, ये इक्षक, ई और ई, ये भी दीर्घ संधि। जो जिसको इंग्लिश में इन्विजिलेटर कहते हैं, परीक्षाओं में जो विद्यार्थियों की जांच पड़ताल के लिए विद्यार्थी नकल नहीं करे उसको चेक करने के लिए जो कार्मिक लगा रहता है, उसको विक्षक बोलते हैं। तो अब कई लोग जिनको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है, वो यहाँ ऐसे लिख देते हैं परिवीक्षक, जबकि यहाँ परिवीक्षक लगने की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए पर्यवेक्षक अपने आप में पर्याप्त शब्द पहले से ही हमारी भाषा में मौजूद है, तो ऐसा लिखा जाना उपयुक्त नहीं है। लिखे तो कोई बुराई नहीं है, परंतु इसके लिए हमारी भाषा में पहले से ही अच्छा शब्द है। तीनों परि अब इक्षक दोनों संधियाँ यहाँ हो रही है, यहाँ आपकी यण संधि हो रही है, यहाँ आपकी गुण संधि हो रही है, और जब इच्छा लगाते हैं तो कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है। तो अब एक ही उदाहरण से तीनों संधियों की ठीक ठीक समझ बना सकते हैं। अगर आपको ट्रिक मेथड से कोई चीज़ याद रखनी है तो एक ये इक्ष धातु याद रख लीजिए। ये इक्ष से विक्षक बन गया, परीक्षक बनेगा, परीक्षक करेंगे तब क्या होगा, ये देखो वही दीर्घ संधि। तो एक ही शब्द से गुण संधि भी हो रही है, दीर्घ संधि भी हो रही है, और कौन सी संधि हो रही है, यण संधि भी हो रही है। तो मैंने पहले भी कहा था कि इस प्रकार हम शब्दों के साथ मस्ती करेंगे, शब्दों के साथ खेलेंगे तो बहुत आनंद भी आएगा और हमें सीखने में भी आसानी रहेगी। मित्रों, जब तक हम पढ़ाई के साथ आनंद नहीं लेंगे, पढ़ाई के साथ मस्ती नहीं करेंगे ना, तब तक पढ़ना हमारा सार्थक नहीं होगा। उसमें कोई हम ज़्यादा महारत भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ना बोझिल मानेंगे तब बिल्कुल हम नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए शब्दों के साथ खेलेंगे, उसके साथ मस्ती करेंगे, तब हम शब्दों की गहराई को भी समझ जाएंगे, संधि भी समझ जाएंगे, अन्य जो भाषा की नियमावली है उसको भी समझ जाएंगे। तो अभी हमने ई के साथ अ मिलाया, अब हम ई के साथ आ वाले उदाहरण देखते हैं। जैसे बहुत चर्चित उदाहरण है पर्यावरण, परिधन आवरण। परि उपसर्ग बार बार आएगा, हमने गत वीडियो में जिक्र किया था, इसका अर्थ होता है चारों ओर से। तो ये चारों ओर का जो आवरण है उसको पर्यावरण कहते हैं। ये इस प्रकार शब्द की संरचना होगी। जैसे एक अध्यादेश शब्द है, जब विधानसभा नहीं चल रही होती है और सरकार को कोई विधि सम्मत आदेश निकालना पड़ता है जिसमें संवैधानिक परिवर्तन की बात आती है, तब
उसको हम कहते हैं अध्यादेश। 6 महीने तक वो लागू रखा जा सकता है, उसके बाद में उसे विधानसभा से पारित करवाना पड़ता है, तो उसके लिए अध्यादेश शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ भी यही यण संधि है। अब यहाँ आएगा तो ये या बन जाएगा। मैंने कहा था ना, आगे वाला स्वर उसके साथ जुड़ जाएगा तो ये ऐसे जुड़ जाएगा। अब इसका आगे दूसरे और उदाहरण देखते हैं। जो भी उदाहरण देखेंगे उसकी अर्थ की गहराई भी देखेंगे और उसमें कैसे ध्वन्यात्मक परिवर्तन हो रहा है उसको भी देखेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि ए के साथ जब ऊ लगता है तो क्या बदलाव आता है। तो ये इस प्रकार बदलाव आता है। मैंने कहा था कि आगे वाला जो अंतिम शब्द है उसका प्रथम वर्ण है वो उसके साथ मात्रा रूप में बदल जाता है। तो देखिए यह, फिर ये ऊ बन गया। अब इसके लिए ये बहुत चर्चित उदाहरण है, उपरी धन उक्त। ये कार्यालय की भाषा में लिखा जाता है कि जो प्रार्थना पत्र लिखा जाता है उसमें लिखा जाता है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है। तो ये किसमें बदलेगा, य में, फिर ये इसमें बदल जाएगा, फिर ऐसे शब्द बनेगा। यहाँ गौर करने की बात है कि कुछ लोग इस शब्द को ऐसे लिखते हैं, जो लिपिकीय कार्य करते हैं, जो ऑफिसों में काम होता है उस समय, जैसे विषय कार्मिक लगाने बाबत, फिर उपयुक्त विषयांतर्गत की जगह लिखते हैं उपरोक्त विषयांतर्गत। तो ये उपरोक्त क्या है, यहाँ ये बात करनी जरूरी है कि ये सही है या ये सही है। मैंने कहा था कि मैं जब संधि पर बात करूँगा तब ये भी बात करूँगा कि कौन सी वर्तनी ठीक होती है, कौन सी ठीक नहीं होती है। तो हम साथ साथ शब्द शुद्धि पर भी बात करेंगे। अब यहाँ देखना है कि ये ठीक है कि ये ठीक है। अब अगर पहले हम किसी शब्द को देखते हैं, उसकी रचना को देखते हैं। जब रचना देखते हैं तो ये संस्कृत में ऊपरी अव्यय है। अव्यय इसका अर्थ है ऊपर, और उक्त माने जो कहा गया है। तो इसके हिसाब से जब ऊपरी के साथ उक्त लगाते हैं तो ये शब्द बन जाता है उपर्युक्त। अब इस शब्द को तो हमने देख लिया। अब इस शब्द को देखें। अब इसमें ऊपर और धन उक्त, मान लो इसको ऐसे करते हैं। अब ऊपर न तो संस्कृत में शब्द है और न कोई ऐसा हिंदी में शब्द है। हिंदी में ऐसा जरूर है शब्द दीर्घ है, परंतु ऐसा कोई शब्द नहीं है। इसलिए व्याकरण के लिहाज से तो ये शब्द ठीक नहीं है। परंतु जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो व्याकरण है वो भाषा का अनुगमन करती है, तो व्यवहार में इसका बहुत उपयोग हो रहा है, तो इसको आजकल ठीक भी माना जाने लगा है। तो अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो वो ऐसा गलत नहीं है। आपकी परीक्षा में ये पूछा जाए कि जो व्याकरणगत शुद्धि कहाँ है, इस शब्द में है या इस शब्द में है, तब आपको इसी शब्द को सही करना है और इसको ठीक सही नहीं करना है। प्रयोग की बात करते हैं, लोक धर्मिता की बात करते हैं, तब ये शब्द भी प्रचलन में है। ऑफिसों में खूब इसका प्रयोग किया जाता है। रोज़मर्रा की लेटर्स में इसी शब्द को लिखा जाता है। इसलिए हम इसको खारिज नहीं करते, न इसको गलत बताते हैं। हम केवल यहाँ व्याकरणगत बात कर रहे हैं। इसी बात को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं हम। ये जैसे एक दीर्घ संधि में आता है उदाहरण, भू, भू माने धरती और उसके साथ ऊपरी, धरती के ऊपर जो भी समान है, धरती के ऊपर पर्वत है, पहाड़ है, धरती के ऊपर जहाँ भी कोई जिक्र आता है तो उसकी संधि करते हैं, तब ये भू परी, ये दीर्घ संधि है। तो ये ऊपरी अव्यय है जो हमारी संस्कृत भाषा में प्रचलित है।
और संस्कृत से हमने हिंदी में ग्रहण किया है। तो अब आपको अगर व्याकरण की बात करें, संधि की बात करें, तो इसी शब्द को ठीक बताना है। और क्यों बताना है उसको मैंने खोल करके आपको बता दिया है। अब हम आगे बात करेंगे। अभी जितने भी उदाहरण दिए हैं आपको, हमने क्या रखा है कि ई के सामने ऊ को रखा है, हर्ष ऊ को रखा है। अब हम इसके सामने दीर्घ ऊ को रखते हैं तो क्या बनेगा, ये यू। अब एक उदाहरण लिखते हैं, जैसे वी धन उह। वी उपसर्ग है जिसका अर्थ है विशेष रूप से। विशेष रूप से मतलब वैसे तो उपसर्ग का कोई एक अर्थ नहीं होता है, जैसे वियोग में उसका उल्टा अर्थ में है, परंतु यहाँ इसका अर्थ है विशेष रूप से। और उह का मतलब होता है अंदाज लगाना, अटकल लगाना। अंदाज लगाना, अटकल लगाना। जैसे वो दीर्घ संधि में उदाहरण आता है, उह संधि अपोह, तो वो संधि बनती है उहापोह। उहापोह ये शब्द बनता है। तो उसका भी मतलब यही होता है कि किसी जब निष्कर्ष पर पहुंचना हो, कोई समस्या हो, तो उसके सभी पक्षों को, नकारात्मक सकारात्मक सभी पक्षों को देख करके उस पर जो अपनी बात रखना, उसी जो मना स्थिति होती है उसको हम उहापोह कहते हैं। तो उह का मतलब होता है अंदाज लगाना, अटकल लगाना। तो इसका जब हम संधि करेंगे तो ई है फिर ऊ है, तो ये वह हो गया। ई किस में बदलता है, य में बदलता है। फिर ऊ है तो ये व्यू हो गया। न्यून वाला उदाहरण हमने पहले ही ले लिया था, तो उसको दोबारा यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हमने अभी ई के सामने अ मिला दिया, ई मिला दिया, ऊ मिला दिया। अब कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिसमें ई के सामने ए का प्रयोग है। तो ई के सामने ए का प्रयोग होता है तो वैसे ई यह बदलता है, फिर ई मात्रा आ जाएगी। तो अब उदाहरण जैसे प्रति और धन एक, तो क्या बनेगा, प्रतीक। तो इसमें कोई ज़्यादा उदाहरण है नहीं, मुझे एक ही उदाहरण मिला। अगर आपके ध्यान में और कोई उदाहरण है तो यहाँ उनको हम रख सकते हैं। तो अभी हमने केवल हर्ष व ई के सामने अन्य स्वरों को मिला करके अपनी बात कही थी। अब हम कुछ उदाहरण दीर्घ ई के सामने असमान स्वर रख करके अपनी बात कह रहे हैं और कुछ उदाहरण भी रख रहे हैं। जैसे ई के सामने, दीर्घ ई के सामने आ जाए तो क्या बनेगा, वही य। वो यहाँ तो कुछ बदलाव होना ही नहीं है, यही रहेगा। यहाँ जो भी स्वर होगा वो मात्रा रूप में, यहाँ आया तो आ जाएगा, ई है तो ई है, ऐसा बन जाएगा। उदाहरण ले लो, नदी धनी अंत। जहाँ नदी खत्म होती है उस स्थान को कहते हैं, तो ये द अलंत, फिर ये नद्यंत। उसी तरह इसके यहाँ अर्पण हो तो वही ऐसे बन जाएगा, नद्यर्पण, नद्यर्पण। ये कई बार गलती से नद्यार्पण लिख दिया जाता है, जबकि ये नद्यार्पण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ अर्पण है और फिर यहाँ नदी है, तो यह बदलते आ नहीं आएगा। तो यहाँ अगर कहीं हम ये शुद्धि अशुद्धि में आता है तो ये नद्यार्पण लिखा हो तो उसको गलत करना है। तो अब अभी हमने दीर्घ ई के सामने अ को मिलाया, अब हम दीर्घ ई के सामने आ को मिलाते हैं तो क्या यहाँ क्या तब्दीली आएगी, यहाँ या बन जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था कि जो अंतिम शब्द है उसका पहला स्वर इसमें मात्रा रूप में आ जाएगा। अभी देवी धन आगमन,
तो क्या बनेगा, ये दे व आधा हो जाएगा, फिर ये देव्यागमन। उसी तरह नदी धन आमुख ऐसा शब्द हो तो क्या बनेगा, ये नद्यामुख। तो इस प्रकार अगर हमें शब्दों की जानकारी है तो नेम में थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाता है तो भी हम शब्दों का संधि विच्छेद कर सकते हैं या संधि विच्छेद शब्दों की संधि बना सकते हैं। तो अभी हमने दीर्घ ई के सामने आ मिला लिया। अब कुछ उदाहरण दीर्घ ई के सामने ऊ वाले देखते हैं। यहाँ आ जाएगा फिर वही यू। अब नारी धन उचित, तो ये क्या हो जाएगा, नारी उचित। यह र ऊपर चला जाएगा। स्त्री धन उत्थान, मतलब स्त्री का उत्थान, तो स्त्रियु उत्थान। अब हम एक दो उदाहरण और बचे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा उदाहरण नहीं है, तो ई के बाद में औ का उदाहरण लेते हैं। और कोई ओ के और ए के उदाहरण नहीं है इसमें। तो यहाँ क्या बदलाव आएगा, ये यहाँ औ हो जाएगा। जैसे वाणी और धन औचित्य, मतलब बोलने का औचित्य, भाषा का औचित्य, उसको वाणी औचित्य कहते हैं। अब वाह अण आधा हो गया, ये ओ की मात्रा, ये चित्त, ये हो गया वाणो चित्त। तो इस प्रकार हमने जो ई ह्रस्व है और जो ई दीर्घ है उन दोनों के सामने असमान स्वरों को मिलाया है और जो भी शब्द हिंदी में प्रचलित थे उन शब्दों की बात की है। हालांकि इसके अलावा भी शब्द है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। जो महत्वपूर्ण शब्द थे जिनसे हमारी नियमावली स्पष्ट हो सकती थी, उन उदाहरणों को मैंने यहाँ रखा है। अभी इसके बाद ऊ के बाद असमान स्वर आएंगे, दीर्घ ऊ के बाद असमान स्वर आएंगे, फिर री के बाद असमान स्वर आएंगे, तब भी यण संधि बनेगी। हम यण संधि के शेष भाग पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप मेरी वीडियो लगातार देखते रहिए और मुझे अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करवाते रहिए और इस शब्द के साम्राज्य में जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, जो कुछ भी आपको ठीक लग रहा है, जो कुछ भी बात आपको कहनी है, वो मुझसे ज़रूर बताएं ताकि मैं अपने वीडियो में और निखार ला सकूं, आपकी सोच के अनुसार वीडियो में और तब्दीली कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।